Episode number 3151. Title: The Destiny Well. क्या सोनल घर पर है? जब अमन सैनी बंसल फैमिली के महल में गया तो वह अंदर नहीं गया। उसने अपने आदमियों से वीर को बाहर लाने के लिए कहा। वह गुस्से में दिख रहा था। अच्छा, वो दरअसल सोनल लिटिल जेसिका के साथ बगीचे में खेल रही है। वीर ने मुस्कुराते हुए अमन सैनी से कहा, अगर प्रिंस उसे चाहते हैं तो मैं उसे तुम्हारे लिए लेने जा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। वीर को खींचते समय अमन सैनी का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन सैनी ने वीर को बंसल फैमिली के महल के दरवाजे से दूर खींच लिया और पूछा, वीर, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वीर ने अमन सैनी को देखते हुए पूछा, मिस्टर क्राउन प्रिंस, क्या तुम अल्फा टेम्पल गए हो? बेशक, मैं वहां गया हूँ। हर साल जब हम बलि चढ़ाते हैं तो हमें आधे दिन तक घुटने टेकने पड़ते हैं। हमें झुकना पड़ता है और यह काफी जरूरी होता है। ये सब बहुत कष्टप्रद है। अमन सैनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अल्फा टेम्पल की अपनी यात्राओं की बहुत अच्छी यादें नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे वह जगह बहुत पसंद नहीं है। उसने अजीब तरीके से पूछा, तुम मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वीर ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि अल्फा टेम्पल में एक बहुत शक्तिशाली खजाना है। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? क्राउन प्रिंस, तुम क्या बात कर रहे हो? अल्फा टेम्पल जैसी जगह में इतना खजाना कैसे हो सकता है? ये तो बस एक टेम्पल है जिसके अंदर अल्फा की मूर्ति है और बलि के लिए कुछ औजार हैं। वहाँ और कुछ नहीं है, तो खजाना क्यों होगा? अमन सैनी हर साल बलि में शामिल होता था। उसे पता था कि अल्फा टेम्पल के अंदर क्या है। इन चीजों के अलावा क्या तुम्हें यकीन है कि वहाँ कुछ भी नहीं है? जब वीर ने ये सुना तो उसे निराशा हुई। अगर एंडरसन सैनी ने वाकई समीरा सैनी की लाश को अल्फा टेम्पल के अंदर रखा था तो कोई न कोई सबूत तो होना ही चाहिए था। वहाँ कुछ भी कैसे नहीं हो सकता था? अमन सैनी ने कुछ देर सोचा और कहा, वहाँ कुछ अजीब चीजें हैं, लेकिन वे खजाने नहीं हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ एक कुआं है। किस तरह का कुआं? वीर की आंखें अचानक चमक उठी। कुछ देर सोचने के बाद अमन सैनी ने कहा, अल्फा टेम्पल में एक मुख्य और 2 उप हॉल हैं। कुल 3 हॉल हैं। दाएं हॉल में एक पुराना कुआं है। यह अष्टकोणीय आकार का है। कुएं पर अल्फा ने लिखा है। उन्होंने भाग्य यानी डेस्टिनी शब्द लिखा था, इसलिए कुएं को डेस्टिनी वेल यानी भाग्य का कुआं भी कहा जाता है। लोग अक्सर इसे देश का कुआं कहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद अमन सैनी ने इधर उधर देखा और पाया कि कोई भी आसपास नहीं था। उसने धीरे से वीर से कहा, मैंने सुना है कि कुआं काफी डरावना हो सकता है। मंच पर एक हाथ से भी मोटी जंजीर है, जो कि जंजीर कुएं के नीचे तक जाती है। मैंने सुना है कि जंजीरों ने एंडरसन किंगडम के एक दबे हुए गॉड पल्स वाले एक जीव को बंद कर दिया है। मैंने ये कहानियां तब सुनी थी जब मैं छोटा लड़का था। दबे हुए गॉड पल्स वाले एक जीव ने एंडरसन किंगडम की किस्मत को अच्छी किस्मत के साथ दबाने में मदद की। इसने एंडरसन किंगडम के साम्राज्य को 1000 शरद ऋतुओं और 10,000 पीढ़ियों तक चालू रखा है और राज्य को हमेशा के लिए समृद्ध बनाया है। वीर ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर समीरा का शरीर अल्फा टेम्पल में है तो यह शायद डेस्टिनी कुआं में होगा। इसके बारे में सोचने के बाद वीर ने अमन सैनी से कहा, मैंने डेस्टिनी वेल के अंदर मौजूद शक्तिशाली खजाने के बारे में सुना है। अमन सैनी का सिर ढोल की तरह हिल गया। असंभव, मुझे नहीं पता कि डेस्टिनी वेल में कोई दबा हुआ गॉड पल्स जीव है या नहीं, लेकिन खजाना रखने के लिए यह एक अजीब जगह है। किंवदंतियों का दावा है कि अल्फा ने एंडरसन किंगडम को बहुत अच्छी स्थिति में रखा। दूसरी पीढ़ी में ऐसा कहा जाता था कि अल्फा का बेटा बहुत शरारती था। एक बलिदान के दौरान
उसने डेस्टिनी वेल के अंदर ही प्रकृति की पुकार का जवाब देने का फैसला किया। इसके बाद एंडरसन किंगडम की किस्मत खराब हो गई। ये कई सालों तक बुरा रहा। इसने राज्य को लगभग नष्ट कर दिया। ये सब उस घटना की वजह से हुआ। नतीजतन सभी राजा अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए इस कहानी का उपयोग करते हैं। उन्हें डेस्टिनी वेल के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे अनुष्ठान बलिदान में शामिल नहीं होना पड़ता तो मैं अपनी इच्छा से कभी भी अल्फा टेम्पल नहीं जाता। हालांकि अमन सैनी थोड़ा शरारती और बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी दृढ़ता की सीमाएं थीं। वीर, तुम डेस्टिनी वेल में कुछ करने की योजना नहीं बना रहे हो, है न? मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी अपने विचारों को सोने दो। अमन सैनी ने इधर उधर देखा और वीर को एक कोने में खींच लिया। उसने जल्दी से कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। वहां बहुत डरावने एलीट लोग पहरा दे रहे हैं। वे एंडरसन किंगडम के सबसे बड़े रक्षक हैं। भले ही जेड वॉल सिटी टूट गई हो, तुम उस एक क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकते। मेरे पिता की अनुमति के बिना मैं भी वहां स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता। तुम मजबूत हो, लेकिन अगर तुम वहां अकेले गए तो तुम भी वापस नहीं आ पाओगे। अमन सैनी ईमानदारी से वीर के सर्वोत्तम हित की तलाश कर रहा था। अगर वह उसके लिए सबसे अच्छा नहीं चाहता था तो उसने वीर को टेम्पल के रहस्य नहीं बताए होते। ओह, किस तरह के डरावने किरदार, वीर ने पूछा। अमन सैनी ने अपना सिर हिलाया। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन शायद यह वही है जो मेरे पिता ने मुझे बताया था। जब मैं डेस्टिनी वेल के पास गया था तो मैंने कभी किसी को उस जगह की रखवाली करते नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सच है, क्योंकि मेरे पिता जो मुझे बताते हैं वो कभी गलत नहीं होता, और वह मुझे कभी भी इस बारे में किसी और को बताने नहीं देते। वह कहते हैं कि अगर मुझे कभी कोई संकट आता है जिसका मैं समाधान नहीं कर सकता और मेरी जान को खतरा है, तो मुझे बस अल्फा टेम्पल भाग जाना चाहिए। वहां पहुंचकर मुझे मदद मिल सकती है और कोई मुझे बचा सकता है। अमन सैनी की यह बात सुनकर वीर को यकीन हो गया कि अल्फा टेम्पल में कुछ असामान्य बात है। भले ही वह समीरा का शरीर न हो, लेकिन इसका एंडरसन किंगडम से कुछ महत्वपूर्ण संबंध अवश्य था। अल्फा टेम्पल में एंडरसन किंगडम के सबसे शक्तिशाली संरक्षक हैं। अगर मैंने जबरन प्रवेश किया तो यह मेरे लिए बुरा हो सकता है। हालांकि वीर मजबूत था, लेकिन दुनिया के नियमों के दमन के तहत उसे यकीन नहीं था कि अगर एंडरसन किंगडम पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया तो उसके पास उसे रोकने के लिए क्या है। इससे मुझे सिरदर्द हो रहा है। वीर के दिल में वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। वीर, अगर तुम सच में डेस्टिनी वेल को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बलिदान के समय वहां ले जा सकता हूं, अमन सैनी ने कहा। उस समय के अलावा वहां जाना बुद्धिमानी नहीं है। वीर की आंखें चमक रही थीं जब उसने अमन सैनी से पूछा, जब अगली बलि आएगी तो क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ, मैं ले जा सकता हूँ, अमन सैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल राजघराने के लोग, अधिकारी और चुने हुए लोग ही अंदर जा सकते हैं। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम मेरे नौकर का भेष धारण कर सकते हो। क्या तुम्हारे नौकरों से हिजड़े होने की उम्मीद की जाती है? वीर ने अजीब नजर से पूछा। हाँ, वे दरअसल हिजड़े ही हैं, अमन सैनी ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। वीर हिजड़ा नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा डेस्टिनी वेल के करीब पहुंचने का कोई और तरीका नहीं था। यही एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। उसने अमन सैनी से कहा कि अगली बार जब कोई बलि दी जाए तो उसे भी साथ ले जाया जाए। फिलहाल वीर ने एंडरसन के अल्फा टेम्पल में घुसपैठ करने की योजना छोड़ दी। वीर, 1000 माइल रीच और टीचर जिया ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना बंद नहीं किया है।
मेरे दिन बुरे रहे हैं। क्या तुमको लगता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे वे मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना बंद कर सकें? अमन सैनी ने वीर की ओर ऐसे देखा जैसे वह आशा की किरण हो। वे इसलिए कठोर हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम अच्छे बनो, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बस अपना होमवर्क करने की जरूरत है, ऐसा करो और तुम ठीक हो जाओगे। तुम ऐसा कहते हो जैसे यह आसान है, अमन सैनी ने रोते हुए कहा। 6 टीचर और 1 दर्जन नैनी हैं, उनमें से बहुत से मुझे पढ़ाते हैं। मुझे सब कुछ सीखना है। अगर मैं न खाऊं और न सोऊं, तो यह संभावना है कि मैं मरने से पहले भी यह सब नहीं सीख पाऊंगा। वीर को अमन सैनी पर दया आ गई। उसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन वह एक शाही परिवार में पैदा हुआ था। इसके अलावा वह एकमात्र उत्तराधिकारी था। वह बता सकता था कि एंडरसन किंगडम का किंग उसके सिंहासन पर चढ़ने से पहले उसे कितना अच्छा बनाना चाहता था। सामान्य लोग सिर्फ जीन रेस का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर नियंत्रण रखते थे। अमन सैनी एंडरसन किंगडम का भावी राजा था। जीन रेस को नियंत्रित करना ही काफी नहीं था, उसे बहुत कुछ सीखना था। कुछ देर सोचने के बाद वीर को एक विचार सूझा। क्या होगा, मैं हाल ही में एक यात्रा की योजना बना रहा हूँ। क्यों न तुम किंग के पास जाओ और इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होकर सीखने की अनुमति मांगो। एपिसोड नंबर 3152। टाइटल, ट्रैवलिंग एंड स्टडीइंग। वीर को अमन सैनी पर दया आ गई। उसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन वह एक शाही परिवार में पैदा हुआ था। इसके अलावा वह एकमात्र उत्तराधिकारी था। वह बता सकता था कि एंडरसन किंगडम का किंग उसके सिंहासन पर चढ़ने से पहले उसे कितना अच्छा बनाना चाहता था। सामान्य लोग सिर्फ जीन रेस का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर नियंत्रण रखते थे। अमन सैनी एंडरसन किंगडम का भावी किंग था। जीन रेस को नियंत्रित करना ही काफी नहीं था, उसे बहुत कुछ सीखना था। कुछ देर सोचने के बाद वीर को एक विचार सूझा। क्या होगा, मैं हाल ही में एक यात्रा की योजना बना रहा हूँ। क्यों न तुम किंग के पास जाओ और इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होकर सीखने की अनुमति मांगो। जब अमन सैनी ने उसकी बात सुनी, तो वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, मेरे लिए किसी भी समय के लिए महल से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। मुझे हमेशा महल से बाहर निकलने और तुमसे मिलने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। मेरे पिता मुझे तुम्हारे साथ यात्रा करने और अध्ययन करने की अनुमति क्यों देंगे? बस कोशिश करके देखो, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम्हारे पिता सहमत हो जाएं। वैसे जब तुम अपने पिता से पूछोगे, तो तुम उन्हें बता सकते हो कि मिस्टर जियान भी हमारे साथ जा रहे हैं। मैं अपने पिता से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, अमन सैनी ने आह भरते हुए कहा। वह कहेंगे कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें मौका मिल सकता है, वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं जान सकते, तो क्यों न कोशिश करके देखो। मैंने तुम्हें विकल्प दिया है, ये तुम पर निर्भर है कि तुम उस पर अमल करना चाहते हो या नहीं। तुमको क्या लगता है कि इस काम का प्रतिशत क्या है? अमन सैनी ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं कहूँगा कि 50% संभावना है, वीर ने सहजता से कहा। पहले जो कुछ भी हुआ था, उसका हमेशा यही मतलब था कि अभी भी 50% संभावना है। जब अमन सैनी ने ये सुना, तो वह उत्साहित हो गया। अगर 50% संभावना है, तो मैं डांटे जाने का जोखिम उठाऊंगा। चलो इसे आजमाते हैं, अमन सैनी ने उत्साह के साथ कहा। अमन सैनी को विदा करने के बाद वीर महल में वापस आया। उसने देखा कि सोनल लकड़ी की तलवार से खेल रही थी। ये वही तलवार थी जो जियान कुशवाहा ने उसे दी थी। क्या मैंने तुमसे इसे मिस्टर जियान को वापस देने के लिए नहीं कहा था? वीर ने जिज्ञासा से पूछा।
सोनल ने कहा, मिस्टर जयान ने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा कि यह मेरे लिए एक उपहार है, इसलिए मुझे इसे वापस देने की जरूरत नहीं है। वीर चुप रहा, फिर वह मिस्टर जयान के कमरे में चला गया। वीर ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर जयान की आवाज जल्द ही दूर से सुनाई दी, दरवाजा बंद नहीं है, इसलिए कृपया अंदर आ जाएं। वीर ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर गया। उसने देखा कि मिस्टर जयान सुई पकड़े हुए कपड़े सिल रहे थे। वीर को ये देखकर काफी अजीब लगा। वह एंडरसन किंगडम का पहला एलीट व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वॉर्ड माइंड का इस्तेमाल करके गॉड स्प्रिट को दबा सकता था। अजीब बात यह है कि अब वह एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह दिख रहा था। कृपया बैठिए मिस्टर वीर, मिस्टर जयान ने कहा। बोलते हुए वह कपड़े ठीक करता रहा। मिस्टर जयान, मैं एक लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहा हूँ, वीर ने गंभीरता से कहा। क्या आप मेरे साथ आने को तैयार हैं? जयान कुशवाहा ने लापरवाही से कहा, आपने मुझे एक गुलाम के रूप में खरीदा है, इसलिए आप मुझे जो चाहे करने के लिए कह सकते हैं। मैं 33 डेज नामक जगह पर जा रहा हूँ, वीर ने जयान कुशवाहा को देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि यह एक ऐसी जगह है जिससे आप अनजान नहीं होंगे। जयान कुशवाहा ने अपनी सुई नीचे रखी, वीर को देखा और पूछा, क्या आप अमन सैनी को 33 डेज पर ले जाएंगे? 33 डेज खतरनाक है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, वीर ने सहजता से कहा। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमन सैनी एंडरसन किंगडम का राजकुमार है। वो एंडरसन किंगडम का भविष्य है, उसे और अनुभव लेना चाहिए। इससे उसे सिर्फ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, ये कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं मिस्टर जियान? हालांकि आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है, जियान कुशवाहा ने कहा। मैं सेवन स्काई से गुजरा हूँ और लगभग मैं मरते मरते बचा था। साथ ही आपकी गॉड केओस पार्टी के साथ प्रतिद्वंद्विता है। वहाँ जाना एक भेड़ के बच्चे की तरह है जो शिकार होने के लिए जा रहा है। मिस्टर जयान, अगर आप वहाँ गए हैं तो मुझे यकीन है कि आप उस जगह को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जानते होंगे, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले कभी वहाँ नहीं गया, इसलिए क्या आप मेरा मार्गदर्शन उसे जगह का करेंगे? जयान कुशवाहा ने उस स्थान को याद करने की कोशिश की। सेवन स्काइज काफी बुरे लोगों के लिए है। वे गॉड केओस पार्टी के इविल गॉड्स की आज्ञा मानते हैं। वह स्थान किंगडम वाले इस यूनिवर्स से अलग है। बुरे लोग और जीन जातियां वहां घृणा से भरी हुई हैं, और वे 33 डेज की रहस्यमय शक्तियों के प्रभाव में हैं। मनुष्य और जीन जातियां उस स्थान पर डरावने परिवर्तनों से गुजरती हैं। तुमने पहले ही देखा है कि रॉपी क्या करने में सक्षम है। अगर तुमने देखा है तो तुमको पता होना चाहिए कि वहाँ की जीन जातियाँ कितनी डरावनी हो सकती हैं। इसके अलावा वहाँ कई अन्य डरावनी चीजें हैं। यहाँ तक कि गॉड स्प्रीटे भी उस जगह पर मर सकती हैं, और हम अमन सैनी के बारे में बात कर रहे हैं। जयान कुशवाहा ने एंडरसन किंगडम की परवाह न करने की शपथ ली, लेकिन वह वहां से था। उसका दिल अभी भी एंडरसन किंगडम के बारे में परवाह करता था। गॉड केओस पार्टी के साथ मेरी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास चीजों को सुझाने का एक तरीका है, और यह इस यात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। कुछ देर रुकने के बाद वीर ने कहा, इसके अलावा इस बार मैं वन स्काई देखना चाहता हूँ, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वहाँ बहुत सारे खतरे होंगे। ये बहुत बढ़िया होगा यदि आप चल सके ताकि आप अमन सैनी के लिए सावधान रह सकें। जयान कुशवाहा ने वीर की तरफ देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। उसने बोला, मैंने कहा कि मेरा जीवन तुम्हारा ऋणी है। तुम मुझसे जो भी चाहो
करवा सकते हो। ऐसी स्थिति में कृपया अपने आप को तैयार रखें, वीर ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमन सैनी आए या नहीं, लेकिन आप और मैं कल ही जाएंगे। ये बोलकर वीर वहां से चला गया। उस रात कोई व्यक्ति बंसल फैमिली के महल में घुस गया। उसने जयान कुशवाहा के कमरे में कुछ रख दिया, जिसको देखने के बाद जयान कुशवाहा ने बंसल फैमिली के महल को छोड़ दिया। वह आधी रात को बाहर चला गया। यह अज्ञात था कि वह कहाँ गया। वीर ने सब कुछ देखा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन वीर ने अमन सैनी की खुश आवाज सुनी। वीर, तुम कहाँ हो? तुम उठे क्यों नहीं? आओ और सामान पैक करो, हमें जाना है। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? वीर ने जम्हाई ली और अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि अमन सैनी बहुत उत्साहित दिख रहा था। उसे पता था कि ओदेश सैनी ने उसे यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है। वीर, तुम भगवान हो, क्योंकि पिताजी तुरंत सहमत नहीं हुए। जब मैंने मिस्टर जयान का जिक्र किया, जैसा कि तुमने कहा था, पिताजी ने तुरंत अलग तरह से काम किया। मुझे जाने की अनुमति न देने का उनका दृढ़ संकल्प कमजोर पड़ गया। वे पूरी तरह से सहमत भी नहीं हुए। पहले तो मुझे लगा कि यह विफल हो गया, लेकिन आज सुबह मेरे पिताजी ने थाउजेंड माइल रीच से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। अमन सैनी ने वीर को विशुद्ध प्रशंसा से देखा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वीर शर्मा गया और हौंफने का नाटक करने लगा। अमन सैनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी सोनल अंदर आ गई। वह तुरंत वीर के पीछे छिप गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सोनल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्राउन प्रिंस, सोनल ने पलक झपकाते हुए कहा। हमें साथ में शतरंज खेले हुए काफी समय हो गया है, क्यों न हम भी साथ खेलें? नहीं नहीं, अमन सैनी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे वीर के साथ कुछ काम करना है। मैं आज शतरंज नहीं खेल सकता, शायद अगली बार। सोनल, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? वीर ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। सोनल ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके बाएं हाथ में छोटी उड़ने वाली मछली थी, जबकि उसके दाहिने हाथ में छोटी बिल्ली थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने सामान पैक कर लिया है। जब अमन सैनी ने ये सुना, तो उसका चेहरा बदल गया। चौंक कर उसने कहा, सोनल इतनी छोटी है, तब पर भी क्या हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं? किताबें पढ़ने से यात्रा करना बेहतर है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कुछ नया सीखने का मौका मिलना अच्छा रहेगा। सोनल ने कुछ नहीं कहा। उसने अमन सैनी को ऐसे देखा जैसे वह मुस्कुरा रही हो, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रही थी। अमन सैनी को अब अपने आने के फैसले पर पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि यह इविल बेबी जा रही है, तो वह इतना उत्साहित नहीं होता। अमन सैनी ने मन बना लिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी नाराजगी बढ़े। वह उसके साथ शतरंज खेलने का वादा भी नहीं करेगा। सभी लोग अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार थे। बंसल फैमिली के महल से निकलने से पहले उन्होंने एक आदमी और एक औरत को बाहर इंतजार करते देखा। अमन सैनी ने देखा कि यह उनके टीचर थाउजेंड माइल रीच थे, जिनकी वह प्रशंसा करते थे। दूसरी थी जिया शिजेन। उसे पता था कि कुछ बुरा हुआ होगा। थाउजेंड माइल रीच और जिया शिजेन ने वीर को प्रणाम किया, लेकिन वे दोनों उस छोटी उड़ने वाली मछली यानी लिटिल फ्लाइंग फिश को देख रहे थे, जिसे सोनल पकड़ रखी थी। लिटिल फ्लाइंग फिश की थोड़ी बदनामी थी। आखिरकार इसने हाल ही में यूनिवर्स को चौंका दिया था। हर कोई इसके बारे में जानता था, केवल अमन सैनी ही था जो लड़ाई नहीं करता था या लड़ाई नहीं देखता था, जो लिटिल फ्लाइंग फिश के बारे में नहीं जानता था, और बाकी सभी जानते थे। थाउजेंड माइल रीच ने कहा, मिस्टर वीर,
किंग ने हमें मिस्टर क्राउन प्रिंस के साथ तुम्हारी यात्रा पर चलने के लिए कहा है। क्या ये तुमको परेशान करेगा? ये सुनते ही अमन सैनी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। एपिसोड नंबर 3153। टाइटल सोल्जर वेपन स्काई। 1000 माइल रीच और जया शिजेन ने वीर को प्रणाम किया, लेकिन वे दोनों उस लिटिल फ्लाइंग फिश यानी लिटिल फ्लाइंग फिश को देख रहे थे जिसे सोनल पकड़ रखी थी। लिटिल फ्लाइंग फिश की थोड़ी बदनामी थी। आखिरकार इसने हाल ही में यूनिवर्स को चौंका दिया था। हर कोई इसके बारे में जानता था, केवल अमन सैनी ही था जो लड़ाई नहीं करता था या लड़ाई नहीं देखता था, जो लिटिल फ्लाइंग फिश के बारे में नहीं जानता था और बाकी सभी जानते थे। 1000 माइल रीच ने कहा, मिस्टर वीर किंग ने हमें मिस्टर क्राउन प्रिंस के साथ तुम्हारी यात्रा पर चलने के लिए कहा है। क्या ये तुमको परेशान करेगा? ये सुनते ही अमन सैनी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। यहाँ तक कि यूनिवर्स के बफर जोन भी ऐसे स्थान थे जहाँ सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। वीर ने ब्रेक वर्ल्ड पावर का इस्तेमाल उस जगह पर किया जहां गॉड हॉल लीडर ने उसे जाने के लिए कहा था। जब उसने निर्देशानुसार काम किया तो उसने एक अंतरिक्ष सुरंग बनाई, फिर उसने कई लोगों को अंदर ले लिया। उन्होंने जो देखा उससे सभी हैरान रह गए। यह इतना विशाल था कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सभी तरह के बड़े, छोटे, अजीब और विचित्र हथियार जगह जगह बिखरे पड़े थे, जिसमें चाकू, बर्छे, तलवारें, हलबट, कुल्हाड़ी, ओनो, हुक, त्रिशूल, तीर, ढाल, चाकू, हथौड़े शामिल थे। वे हथियारों के एक जंगल को देख रहे थे जो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह आंखों की दृष्टि से परे था। पूरा स्थान हथियारों से भरा हुआ था। चाकू इतने बड़े थे कि वे छोटे पहाड़ों की तरह लग रहे थे। आसमान में कुछ गॉड स्पीयर्स थे जो आसानी से मार सकते थे। सड़े हुए चाकू और तलवारें थीं, और तो और वहां ब्रॉन्ज, स्टील, लकड़ी और पत्थर के हथियार भी थे। हथियार सभी प्रकार की सामग्रियों से बने थे, अनगिनत प्रकार की बनावट वाले थे और कई अलग अलग आकार के थे। जया शिजेन और 1000 माइल रीच ने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी थीं। ये पहली बार था जब उन्होंने इस जगह को देखा था। जया शिजेन अपनी नजरों के सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। किंवदंतियां दावा करती हैं कि 7 स्काइज में से पहला स्काई सोल्जर नाइफ स्काई है। ये हथियारों के लिए स्वर्ग है। ये सच है। 1000 माइल रीच ने हथियारों के महासागर को आश्चर्य से देखा और आह भरी। अमन सैनी वहां जाते समय बहुत खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वह हैरान दिख रहा था। उसने पूछा, क्या यहाँ मौजूद हथियार असली हैं? क्या आप इनसे लोगों को मार सकते हैं? 1000 माइल रीच ने कहा, 33 डेज हमारे यूनिवर्स से बेहतर है क्योंकि यह स्थान यूनिवर्स के नियमों से बाधित नहीं है। आप यहाँ कुछ भी समझाने के लिए बड़े यूनिवर्स के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग नहीं कर सकते। सोल्जर नाइफ स्काई में सभी हथियार ब्रह्मांड के फूल, घास, पेड़ और जंगल की तरह हैं। उनके पास अपना जीवन और आत्मा है। जब तक वे आपके जाने पर आपका अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक यदि आप उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वे धूल बन जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद 1000 माइल रीच ने कहा, यदि वे आपके यहाँ से निकालने के बाद वे आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, तो वे शानदार हथियारों के रूप में आपकी सेवा कर सकते हैं। बेशक ये हथियार साधारण फूल, घास, जंगल और पेड़ों की तरह हैं, जिनकी विभिन्न प्रजातियां हैं, लेकिन उनके गुण और शक्तियां अलग अलग हैं। उनमें से अधिकांश साधारण हथियार होंगे। वे एंडरसन किंगडम में बैरन या विस्काउंट क्लास के हथियारों की तरह होंगे। ये बहुत बुरा नहीं है, अमन सैनी ने भोलेपन से कहा। अगर हम उनमें से बहुत से हथियारों को वापस भेज सकें,
तो हमारे राज्य की सेनाओं को हथियारों की कमी के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह इतना आसान नहीं है, 1000 माइल रीच ने कहा। चलो इस तथ्य का उल्लेख नहीं करते हैं कि आम लोग सोल्डर नाइफ्स का दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वे कर भी सकते हैं तो वे केवल एक एक करके हथियार ले सकते हैं। अगर हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं तो उनमें से ज्यादातर धूल बन जाएंगे। आप उन सभी को नहीं ले जा सकते, साथ ही इनमें से कुछ हथियारों का अस्तित्व डरावना है। उनकी शक्तियां किसी गॉड स्प्रीट से भी ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। भले ही आप उन्हें वापस ले लें, अगर आप उन्हें झटका देते हैं तो आप ऐसा करने के लिए भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि ये हथियार वास्तव में जीन रेस हैं? वीर ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये हथियार सामान्य जीन रेस से अलग हैं, 1000 माइल रीच ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। शुरुआत के लिए वे अंडे के मोड में नहीं हैं, उनके पास गॉड स्पिरिट मार्क भी नहीं हो सकता। वे केवल आधे हथियार और आधे जीन रेस हैं, इसलिए वे खुद से आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ तक कि जब वे सो रहे होते हैं तो वे केवल खींचे जाने पर ही जागते हैं। अगर मैं एक ऐसा हथियार निकाल सकता हूँ जो गॉड स्प्रीट जितना अच्छा है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पास एक गॉड वेपन हो सकता है? अमन सैनी बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था। उसने अपने आसपास के हथियारों को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई इसे आजमाना चाहता था। अगर आपको किसी हथियार की स्वीकृति मिल जाए तो वह काम कर सकता है, 1000 माइल रीच ने गंभीरता से कहा, लेकिन ऐसा करने की कोशिश न करना ही बेहतर होगा। अगर आपको किसी हथियार की स्वीकृति नहीं मिलती और आप उसे बाहर निकालते हैं तो इससे लड़ाई की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप हार जाते हैं तो ये खुद ही नष्ट हो जाएगा और धूल में बदल जाएगा। ये लोगों को खुद का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। मैं समझ गया, अमन सैनी ने कंधे उचका दिए और नया हथियार प्राप्त करने का पूरा विचार छोड़ दिया। गॉड वेपन बहुत बढ़िया थे, लेकिन अमन सैनी को नहीं लगता था कि वे कोई मजेदार चीज हैं। उसके पास घर पर पहले से ही कुछ थे, इसलिए उसे इनमें से किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। वीर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चारों ओर देखा। उसे जो हथियार दिखे उनमें उसकी काफी दिलचस्पी थी। अगर कोई शक्तिशाली हथियार होता जो गॉड स्प्रीट जैसा होता तो उसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं होती। अभी फिलहाल सारे हथियार सो रहे थे। सिर्फ उनकी छवि से यह नहीं पता चल सकता था कि कौन अच्छा है या कौन बुरा। इसके अलावा वे बहुत ज्यादा थे, वह जाकर उन सभी की जांच नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करने की कोशिश भी करता तो बुढ़ापे से उसकी मौत हो जाती। सोनल की दिलचस्पी कहीं ज्यादा थी। वह दौड़कर एक छोटी सी मणि जैसी तलवार के पास पहुंची जो जमीन में धंसी हुई थी। उसने उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। सावधान, 1000 माइल रीच और जिया शिझेन ने आश्चर्य से कहा। जब सोनल ने एमरल्ड की छोटी तलवार निकाली, एमरल्ड की छोटी तलवार ने एक कुरकुरी तलवार जैसी आवाज की। वह सोनल के हाथों से उड़ गई। 1000 माइल रीच और जिया शिझेन घबरा गए। वे उसे बचाने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस लिटिल फ्लाइंग फिश को पहचान लिया और जानते थे कि वह छोटा जीव कितना शक्तिशाली है। फिर भी उन्होंने नहीं सोचा था कि सोनल, जो कि अभी एक बच्ची थी, उसके पास इतनी शक्ति है। यदि लिटिल फ्लाइंग फिश सोनल के पास प्रतिक्रिया नहीं करती तो वह खतरे में पड़ जाती। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उन्होंने सोनल को ये कहते सुना, घूम जाओ। छोटी पन्ने जैसी तलवार ने उसकी बात सुनी। उसने सोनल के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके लिए एक घेरा बना दिया। सोनल को ये बहुत मजेदार लगा। उसने हरे मणि जैसी छोटी तलवार की ओर हाथ हिलाया जो इधर उधर उड़ रही थी। उसे इससे बहुत मजा आ रहा था।
उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह उतना मजेदार नहीं था। सोनल ने एक हाथ में एमरल्ड की छोटी तलवार पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर टूटे हुए एमरल्ड के कई टुकड़े लगे हुए थे। उसने उन सभी को बाहर निकाला। एमरल्ड की छोटी तलवारें दिखाई दी। 1000 माइल रीच और जिया शिजहन चौंक गए। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वीर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी जीभ काट ली और जो कहना चाहते थे वह नहीं कहा। जिस तरह से वह उन्हें बाहर खींच रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई एमरल्ड जैसी छोटी तलवार होती जो उसकी बात नहीं मानती, तो सोनल खतरे में पड़ जाती। वे किसी भी घटना के लिए तैयार थे, इसलिए वे किसी भी क्षण उसे बचाने के लिए तैयार थे। सभी एमरल्ड की छोटी तलवारें सोनल की इच्छा के अनुसार थीं। उनमें से किसी ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। सोनल द्वारा उन सभी को बाहर निकालने के बाद सभी एमरल्ड की छोटी तलवारों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। वे एक मानव आकृति में बदल गईं। इसके बाद उन्होंने बड़ा के लिए चीनी अक्षर का आकार बनाया। वे सैनिकों की तरह हवा में उड़ रहे थे जो एक संरचना सीख रहे थे। अमन सैनी को यह वाकई मजेदार लगा। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि 1000 माइल रीच सिर्फ लोगों को झांसा दे रहे हैं। सोनल ने बहुत से हथियारों को बाहर निकाला है, फिर भी वह ठीक है। इन सभी चीजों को बाहर निकालना वाकई आसान होगा। मैं एक लेने जा रहा हूँ। अमन सैनी ने एमरल्ड की छोटी तलवारों के समूह को सोनल द्वारा आसानी से नियंत्रित होते देखा। यह मजेदार था। वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं सका। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि उसके लिए कौन सी तलवार लेना सबसे अच्छा रहेगा। मिस्टर क्राउन प्रिंस, आपको सावधान रहना होगा, 1000 माइल रीच ने तुरंत कहा। मुझे पता है, अमन सैनी ने सहमति में कहा। उसने यह बात ध्यान में नहीं रखी। उसने 3 फुट लंबी डायमंड की बड़ी तलवार पर लॉक लगा दिया जो उससे भी ऊंची थी। अमन सैनी ने सोचा, सोनल इतनी छोटी है, इसलिए ये समझ में आता है कि वह छोटी तलवारें खींचती है। मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे कूल दिखने के लिए एक बड़ी तलवार की जरूरत है। वह हीरे की उस बड़ी तलवार की ओर चला गया। एपिसोड नंबर 3154। टाइटल, पुलिंग आउट ए स्वॉर्ड। मिस्टर क्राउन प्रिंस, आपको सावधान रहना होगा, 1000 माइल रीच ने तुरंत कहा। मुझे पता है, अमन सैनी ने सहमति में कहा। उसने यह बात ध्यान में नहीं रखी। उसने 3 फुट लंबी डायमंड की बड़ी तलवार पर लॉक लगा दिया जो उससे भी ऊंची थी। अमन सैनी ने सोचा, सोनल इतनी छोटी है, इसलिए ये समझ में आता है कि वह छोटी तलवारें खींचती है। मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे कूल दिखने के लिए एक बड़ी तलवार की जरूरत है। वह हीरे की उस बड़ी तलवार की ओर चला गया। मिस्टर क्राउन प्रिंस, अपनी पसंद की तलवार खींचने से पहले अपने शरीर की रक्षा के लिए एक जीन जाति को बुलाते हैं। 1000 माइल रीच और जिया शिजहन ने देरी नहीं की। एक बाईं ओर गया और एक दाईं ओर गया। वे अमन सैनी का पीछा करते रहे, उसे बचाने के लिए तैयार थे जब भी उसे बचाने की जरूरत थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अमन सैनी यह बोलता हुआ बड़ी तलवार के पास गया। उसने तलवार की पकड़ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। हैंडल को छूने के बाद वह कोई ताकत नहीं लगा सका। ये देखकर कि बड़ी तलवार का ब्लेड ब्लंट हो गया था, अमन सैनी ने तलवार को पकड़ने और खींचने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। भयभीत 1000 माइल रीच और जिया शिजहन को पता था कि इस तरह के खींचने से, यह मानते हुए कि महान तलवार अमन सैनी को पसंद नहीं करती है, यह अमन सैनी के शरीर पर हमला करेगी। उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया जाएगा। वे दोनों ऐसा होने से रोकना चाहते थे, लेकिन अमन सैनी ने पहले ही हीरे की बड़ी तलवार निकाल ली थी। अचानक एक भनभनाहट की आवाज आई, जिससे बड़ी तलवार एक तेज तलवार की रोशनी के साथ फट गई।
इसने अमन सैनी के कवच को तोड़ दिया और उसके कवच को खून से रंग दिया। जया शिझेन की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। उसने बिजली की तरह तलवार की रोशनी चलाई जिससे बड़ी तलवार उड़ गई। 1000 माइल रीच ने उड़ान भरी और अमन सैनी को पकड़ लिया। उसने तुरंत अमन सैनी के घावों की जांच की। सौभाग्य से जया शिझेन की प्रतिक्रियाएं काफी तेज थीं। इससे पहले कि बड़ी तलवार अमन सैनी की पसलियों पर वार कर पाती, उसने केवल उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाया। जया शिझेन ने हीरे की बड़ी तलवार को 2 हिस्सों में काटने के लिए एक और तलवार की रोशनी छोड़ी। हीरे की बड़ी तलवार टूटने के बाद ये खुद ही नष्ट हो गई। यह एक मशरूम बादल में बदल गया और फिर धूल में बदल गया। यदि जया शिझेन ने उस महान तलवार पर प्रहार किया होता जब अमन सैनी उसे पकड़े हुए था, तो उसने अमन सैनी को धूल में उड़ा दिया होता। अमन सैनी की आंखें खुली हुई थीं। उसने अपनी छाती को देखा, जिसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसे दर्द महसूस हुआ और उसने कहा, ओह, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अमन सैनी को पहले कभी इतना गंभीर दर्द महसूस नहीं हुआ था। इससे उसकी आंखों से पानी बहने लगा, जिससे उसकी नाक से भी पानी बहने लगा। 1000 माइल रीच ने अमन सैनी को ठीक करने के लिए हीलिंग पावर जीन रेस को बुलाया। मिस्टर क्राउन प्रिंस, ये सिर्फ एक छोटा सा घाव है, तुमको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वीर अमन सैनी के बगल में बैठ गया और दिल खोलकर हंसा। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए जाहिर है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, अमन सैनी ने विलाप और आंसू के बीच जवाब दिया। वीर हंसा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक वीर जो घाव लगे थे, वे अमन सैनी ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये घाव उसके घावों के आगे कुछ भी नहीं थे। वीर अमन सैनी से ऐसा कुछ नहीं कह सकता था। वह बस उस पर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अगर मैं होता तो मैं भी तलवारों को बेतरतीब ढंग से नहीं छूता। मैं बिना जीन रेस को बुलाए कोई भी तलवार इकट्ठा नहीं करता। मिस्टर क्राउन प्रिंस, तुम बहुत बहादुर हो। तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हो, अमन सैनी ने पागलों की तरह कहा। वीर हंसा। तभी सोनल ने कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन तुम कमजोर भी हो। तुम तलवार से भी नहीं जीत सकते, तुम कमजोर गधे हो। किसने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता? मैं बस चूक गया, बस इतना ही। अमन सैनी ने बोलते हुए नाराजगी जताई। वह गुस्सा होना चाहता था, लेकिन ये सोनल थी जो बोल रही थी, इसलिए उसने खुद को फिर से कमजोर बना लिया। तुम चूक गए हो। उस स्थिति में कुछ और उठाओ और मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। सोनल ने अमन सैनी को दिलचस्पी से देखा। अमन सैनी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे थोड़ी प्रतिष्ठा मिलना पसंद था। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। सोनल ने उसे जाने नहीं दिया। वह हंसी और बोली, जरूर। उस स्थिति में तुम आगे बढ़ो और दूसरा उठाओ। मुझे यकीन है कि तुम अपनी पैंट में सुशु कर दोगे। अमन सैनी के शरीर पर लगे घाव 1000 माइल रिच पहले ही भर चुके थे। सोनल की बात सुनकर अमन सैनी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, हम अपनी जुबान संभालो लिटिल सोनल, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि मैं इनमें से एक को कैसे उठाता हूँ। 1000 माइल रिच ने वीर की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह इस प्रतियोगिता को रोक देगा। वीर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। वह सिर्फ जयान कुशवाहा से बात कर रहा था। अमन सैनी ने कहा कि वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपने पैर नहीं हिलाए। उसने वीर को भिखारी जैसी नजर से देखा। उसने तुरंत देखा कि वीर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह सिर्फ जयान कुशवाहा से बात कर रहा था। क्या है? क्या तुम सच में कोशिश करने की हिम्मत नहीं करोगे? सोनल ने अपने होंठ उठाते हुए पूछा।
अमन सैनी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की मैं हिम्मत न करूं। उसने अपने दांत पीस लिए और इधर उधर देखने लगा। वह एक छोटी सी छड़ी की ओर चला गया। वह ब्रॉन्ज की थी और बहुत छोटी और पतली दिख रही थी। पिछली बार जो हुआ था, उसके कारण अमन सैनी ने ऐसा हथियार नहीं चुना जो इतना शक्तिशाली दिखता हो। वह ब्रॉन्ज की छड़ी ज्यादा सुरक्षित लग रही थी। उसने शर्त लगाई कि इससे होने वाला नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा। पिछली बार जो हुआ उसके बाद अमन सैनी ने सबसे पहले अपने पास मौजूद सबसे मजबूत जीन रेस को बुलाया। उसके साथ मिलकर वह ब्रॉन्ज छड़ी के पास गया। उसके पास बहुत सी गॉड क्लास की जीन जातियां थीं, जिनसे वह जुड़ सकता था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। चूंकि वह हमेशा अपने अभ्यासों में कंजूसी करता था, इसलिए वह केवल एक जीन रेस के साथ ही जुड़ सकता था। वह कई के साथ नहीं जुड़ सकता था। वह सावधानी से ब्रॉन्ज छड़ी के पास गया। उसने सावधानी से जीन जाति की शक्ति उत्पन्न की और सुनहरी रोशनी को अपने शरीर और हाथों की रक्षा करने में सक्षम बनाया। अमन सैनी ने फिर शक्ति का उपयोग किया। खींचो। उसने ब्रॉन्ज की छड़ी बाहर खींची, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा हो। अमन सैनी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम मेरी हो। ब्रॉन्ज की छड़ी भागने में असमर्थ थी, इसलिए अंततः उसने खुद को नष्ट करने का फैसला किया। इसकी शक्ति अमन सैनी की जीन रेस जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन विस्फोट से एक मजबूत शक्ति निकली जिसने अमन सैनी को पीछे की ओर उड़ा दिया और जमीन पर गिरा दिया। वह घायल नहीं हुआ, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए। तुम बहुत कमजोर हो, सोनल ने सिर हिलाते हुए और लंबी सांस लेते हुए कहा। तुम एक छोटी, टूटी हुई ब्रॉन्ज की छड़ी को भी नहीं हरा सकते। अमन सैनी का चेहरा लाल हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधे दूसरे हथियार की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि गॉड क्लास की जीन रेस की सुरक्षा के कारण हथियार उतने डरावने नहीं थे। वे उसे बस थोड़ा सा दर्द देते थे। वह इतना दर्द सहने में सक्षम था। अमन सैनी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने 7 हथियार निकाले, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे अपना स्वामी बनने की अनुमति नहीं दी। वे सभी आत्मविनाश कर गए। ये सौभाग्य की बात थी कि वह अमन सैनी था, एंडरसन किंगडम का राजकुमार। उसके पास अपार शक्ति वाली जीन प्रजातियां थीं। सामान्य हथियारों के विस्फोट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आखिरकार इस तरह की हिट फिल्में ढेर हो गईं। अमन सैनी अब उन्हें स्वीकार करने में सक्षम नहीं था। वह बहुत उदास हो गया और सोचने लगा, सोनल ने उन्हें आसानी से बाहर निकाल लिया। बहुत सारी एमरल्ड वाली छोटी तलवारें उसे मंजूरी दे रही थीं। मैंने बहुत सारी तलवारें निकाली हैं, तो मुझे अभी तक एक भी ऐसी क्यों नहीं मिली जो मुझे मंजूर करती हो? क्या मैं वाकई इतना बेकार हूँ? वीर, क्या मैं वाकई बेकार हूँ? हथियार मुझे अपना स्वामी क्यों नहीं मानते? अमन सैनी को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। 1000 माइल रीच और जिया शिजहन दोनों ने आह भरी। एक वस्तु का दिल एक व्यक्ति के दिल की तरह था। अमन सैनी को हमेशा मस्ती करना पसंद था, इसलिए उसे अभी तक स्थिर नहीं किया गया था। कोई रास्ता नहीं था कि हथियार उसे स्वीकार कर सके। वीर हंसा और बोला, क्राउन प्रिंस, तुमने अभी तक उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं खोजा है। अगर तुम सही तरीका अपनाते हो, तो उन हथियारों में से किसी एक की मंजूरी मिलना मुश्किल नहीं है। अमन सैनी का चेहरा चमक उठा और उसने कहा, मैं समझ गया। आपको किस तरह की विधि की जरूरत है? सोनल, अपनी लकड़ी की क्राउन प्रिंस को इस्तेमाल करने के लिए दे दो। वीर ने सोनल से कहा। सोनल ने छोटी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे अमन सैनी को दे दिया। फिर वीर ने कहा, इस तलवार को पकड़ो और उस तरफ से हथियार खींचने की कोशिश करो।
अमन सैनी को लकड़ी की तलवार पकड़े हुए काफी उम्मीद थी। वह उस हथियार की ओर बढ़ा जिसकी ओर वीर ने इशारा किया था। यह एक और हीरे की बड़ी तलवार थी। क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? अमन सैनी को यकीन नहीं हुआ। उसने वीर की तरफ देखा। क्यों न इसे आजमाया जाए, वीर ने मुस्कुराते हुए बोला। अमन सैनी ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए जीन रेस की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी तलवार को पकड़ लिया और उसे जोर से झटका दिया। हीरे की बड़ी तलवार को खींचकर मुक्त कर दिया गया। इस बार हीरे की बड़ी तलवार ने उस पर हमला नहीं किया। वह उसे बिना किसी दोष के पकड़ने में कामयाब रहा। इसने एक गॉड लाइक छोड़िंग। इसने अमन सैनी को बहुत हैरान और खुश कर दिया। मैंने वास्तव में ये किया, मैं ये कर सकता हूँ। एपिसोड नंबर 3155। टाइटल, मेथड ऑफ लिफ्टिंग द स्वॉर्ड। अमन सैनी ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए जीन रेस की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी तलवार को पकड़ लिया और उसे जोर से झटका दिया। हीरे की बड़ी तलवार को खींचकर मुक्त कर दिया गया। इस बार हीरे की बड़ी तलवार ने उस पर हमला नहीं किया। वह उसे बिना किसी दोष के पकड़ने में कामयाब रहा। इसने एक गॉड लाइक छोड़िंग। इसने अमन सैनी को बहुत हैरान और खुश कर दिया। मैंने वास्तव में ये किया, मैं ये कर सकता हूँ। वीर, ऐसा क्यों है? मैं अब अपने हाथ में लकड़ी की तलवार के साथ हीरे की महान तलवार को कैसे पकड़ सकता हूँ? इसने मुझे क्यों स्वीकार किया? अमन सैनी ने उलझन में वीर को देखा। इस दुनिया में हर चीज का कोई न कोई हल जरूर है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका हल सही है या नहीं। ये छोटी लकड़ी की तलवार ऐसी ही एक विधि है, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण हथियार का दावा करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। वीर उसे यह नहीं बताने वाला था कि छोटी लकड़ी की तलवार का स्वॉर्ड माइंड जियान कुशवाहा के बराबर है। ऐसी कोई तलवार नहीं होगी जो जियान कुशवाहा की तलवार को स्वीकार न करे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सोनल इतने सारे एमरल्ड की छोटी तलवारों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है। अमन सैनी ने आश्चर्य से कहा। वीर उसे यह नहीं बताने वाला था कि सोनल ने छोटी लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे जो करना था उसके लिए लकड़ी की तलवार की जरूरत नहीं थी। मैं अन्य हथियारों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उन्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अमन सैनी ने जिज्ञासा से पूछा। क्या कोई छोटा लकड़ी का चाकू और एक छोटा लकड़ी का भाला है? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या को सुलझाने का तरीका सिर्फ एक छोटी लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल करना नहीं है। अगर तुम सही समाधान पा सकते हो, तो तुम किसी भी हथियार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम अब छोटी लकड़ी की तलवार सोनल को वापस कर सकते हो। अमन सैनी ने छोटी लकड़ी की तलवार सोनल को लौटा दी। वहां के हथियार लोगों से अलग थे। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अगर हीरे की बड़ी तलवार पहले ही जीत ली गई होती, तो भले ही छोटी लकड़ी की तलवार न होती, वो उसे नहीं छोड़ती। वीर ने इधर उधर देखा। उसने एक चाकू देखा और उसे अमन सैनी की ओर इशारा किया। उसने कहा, कोशिश करो और उस चाकू को उठाओ। क्या मैं बस वहां चलकर इसे उठा लूं? क्या मुझे किसी तरह से खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं है? अमन सैनी ने चाकू को देखते हुए पूछा। यह एक सुंदर लंबा चाकू था जिस पर म्यान था। म्यान और हैंडल रत्नों से जड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह चमक रहा है। ये बहुत चमकीला था। नहीं, वीर ने निश्चय पूर्वक कहा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वहां जाकर इसे उठाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यह तुम्हारी बात मानेगा। सचमुच? अमन सैनी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। बस कोशिश करो। क्या तुम सच जानना चाहते हो या डरकर भाग जाना चाहते हो? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा।
जिया शिजन और थाउजेंड माइल रीच उत्सुक थे और उन्होंने चाकू को देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि वीर क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना चतुर था। जियान कुशवाहा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप देख रहा था कि क्या हो रहा है। अमन सैनी आसानी से भड़क जाता था, इसलिए वह दौड़कर गया और चाकू उठाने की कोशिश की। अमन सैनी ने चाकू के हैंडल को छुआ ही था कि उसमें से इच्छा शक्ति निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह चाकू उसके हाथ में घुसने को बेताब था। बिना किसी प्रतिरोध के उसे आसानी से उठा लिया गया। चाकू को खुशी खुशी अमन सैनी के इर्द गिर्द उड़ते हुए देखकर वह अमन सैनी की हरकतों का अनुसरण करते हुए कूद पड़ा। सिर्फ अमन सैनी ही हैरान नहीं था, थाउजेंड माइल रीच और जिया शिजन भी चौंक गए। उन्हें कुछ समझ में आया। उन्होंने वीर की ओर प्रशंसा से देखा। वीर, ऐसा क्यों है? अमन सैनी ने उत्सुकता से पूछा। वीर ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि चीजों को समझने का हमेशा कोई न कोई उपाय होता है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। हथियारों ने तुम्हें इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते थे या उन्हें समझ नहीं पाए थे। तुमने उन्हें गलत तरीके से अपनाया, जिसकी वजह से तुम असफल हो गए। इसका क्या मतलब है? अमन सैनी को समझ नहीं आया। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तुमको सबसे पहले ये समझना होगा कि तुम्हारी समस्या किस प्रकार की है, वीर ने कहा। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति हथियारों की इच्छा शक्ति से मेल नहीं खा पा रही है। इसलिए उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन वही अब तुम्हारी इच्छा शक्ति इस चाकू की इच्छा शक्ति से मेल खाती है। इसलिए जब तुमने इसे खींचने की कोशिश की, तो चाकू तुम्हारा पीछा करने के लिए तैयार था। मैं समझ गया। उस स्थिति में मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि किस चाकू की इच्छा शक्ति मेरी इच्छा शक्ति के समान है? अमन सैनी ने वीर को दिलचस्पी से देखा। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके ये समझना चाहता था कि कौन सा हथियार चुनना है। तुम्हें हथियार देखने का हुनर इस्तेमाल करना होगा, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। थाउजेंड माइल रीच इस मामले में माहिर है, तुम्हें शायद उनसे पूछना चाहिए। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं तुमसे इस मामले में बहुत बुरा हूँ, मिस्टर वीर। थाउजेंड माइल रीच ने ईमानदारी से कहा। वह अपने जूते चाटने की कोशिश नहीं करेगा। हथियार सो रहे थे, इसलिए उनकी इच्छा शक्ति की उपस्थिति न्यूनतम थी। थाउजेंड माइल रीच अमन सैनी के लिए सिर्फ उनकी शक्ल देखकर कोई उपयुक्त हथियार नहीं ढूंढ पाया। थाउजेंड माइल रीच, आपको इतना विनम्र होना बंद कर देना चाहिए, अमन सैनी ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। बस मुझे बताएं कि वह कौन सा हथियार है। थाउजेंड माइल रीच को बहुत अच्छा लगा। उसने कई सालों तक अमन सैनी को पढ़ाया था और यह पहली बार था जब उसने अमन सैनी को कुछ सीखने की इच्छा रखते देखा था। वह वास्तव में वीर की प्रशंसा करता था। जिया शिजन ने वीर को अजीब तरह से देखा। वह वीर के ज्ञान, शक्ति और धैर्य से हैरान थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतने कम समय में अमन सैनी को तलवार चलाना सिखा पाया। जिया शिजन ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर जियान उसका पीछा करने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं। वीर बहुत अजीब है। थाउजेंड माइल रीच अमन सैनी को हथियार देखने के कौशल की बुनियादी बातें समझाते हुए चलता रहा। अमन सैनी बहुत ध्यान से सुनता रहा और सवाल पूछता रहा। उसने कई चीजों के बारे में पूछा, आज से पहले यह उसके लिए समझना असंभव था। अतीत में जब अमन सैनी को अपनी शिक्षाएं मिलती थीं, तो उसे ऐसा लगता था कि वह हर समय दर्द में रहता है। उसे ऐसा लगता था कि वह जेल में बंद है। वह केवल तभी जवाब देता था जब उससे पूछा जाता था। वह एक रोबोट की तरह था जो ज्यादा कुछ नहीं सीखता था।
वह कभी भी सीखने के लिए सक्रिय रूप से चीजों की तलाश नहीं करता था। वीर को वास्तव में अमन सैनी को पढ़ाना था। आखिरकार ये वह लड़का था जो किंगडम वाले इस यूनिवर्स में आने के बाद उसका दोस्त बन गया था। वीर किसी भी तरह से उसकी मदद करना चाहता था। वह उसे राजा के रूप में असफल होते हुए और एंडरसन किंगडम को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर कोई गंभीर दृष्टिकोण से देखे तो अमन सैनी एंडरसन सैनी का वारिस था। वीर के शरीर में एंडरसन सैनी का कुछ खून था। किसी तरह वे खून के रिश्ते से जुड़े थे, लेकिन बाहरी लोग वास्तव में ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। अगर अमन सैनी राजा बनना चाहता था तो यह अच्छा था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि उसे जगाया जा सकता है या नहीं। मिस्टर जियान, सोल्जर नाइफ स्काई का गॉड टेम्पल कहाँ है? वीर जियान कुशवाहा के साथ टहलने लगा, जो समूह के पीछे थे। उस दिशा में चलो, लगभग 3000 मील के भीतर तुम उस गॉड टेम्पल की उपस्थिति को देख पाओगे। जियान कुशवाहा ने आगे देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के लिए तरस रहे थे। उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या तलवार अभी भी वहाँ है। कौन सी तलवार? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। जियान कुशवाहा ने कहा, यहाँ से 1 मील दूर एक तलवार है। पिछले दिनों जब मैं लगभग हार गया था, तब मैं वहाँ था। अंत में मैं इसे खींच नहीं पाया। अब इतने सालों के बाद मुझे नहीं पता कि यह अभी भी वहाँ है या नहीं। अगर आप उस तलवार से लगभग हार ही गए थे मिस्टर जियान, तो मुझे लगता है कि यह कोई जादुई चीज होगी। आप हमें वहां ले चलिए और हम उसे देखना चाहेंगे। वीर को अब उस तलवार में काफी दिलचस्पी थी। 1000 माइल रीच और जया शिजहन की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। अमन सैनी ने भी उत्साह दिखाया। वह निगरानी हथियार कौशल को आजमाना चाहता था जो उसने अभी अभी सीखा था। जियान कुशवाहा ने एक खास दिशा में इशारा किया, इसलिए समूह उस तरफ चला गया। वहां एक भी इंसान नहीं दिखा, हथियारों के अलावा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां और कुछ भी नहीं था। बूम! लगभग 10 मील चलने के बाद आसमान में एक धमाका हुआ। हवा का रुख अचानक बदल गया, आसमान काला दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला है।